Welcome everyone. In this video we will study about Newton's third law of motion. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन ने कहा कि कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी है ना उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे पे मतलब जिसने उस पे फोर्स अप्लाई किया था। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस पे अगर फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ए अगर बी पे F1 फोर्स लगा रहा है तो बी इस पे F2 फोर्स लगाएगा, है ना। दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होगा, दोनों सेम फोर्स होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। जहां ये जिस डायरेक्शन में ए फोर्स लगाएगा ना बी पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, अगर हम इसको पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो आपका बोर्ड है ये भी हमारे हाथ पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बस इसी को हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे है ना कोई स्विमर, है ना कोई तैराक नदी में या तालाब में, स्विमिंग पूल में जब स्विम करता है तो वो अपने हाथ से, ठीक है ना, अपने हाथ से वाटर को पुश करता पीछे की तरफ, वाटर रिएक्शन देता है, ठीक है ना। वाटर भी हाथ पे फोर्स लगाता है, बॉडी पे फोर्स लगाता है और बॉडी जो है वो क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं तो चलते समय भी हम लोग अपने पैर से क्या करते हैं, अर्थ को पीछे पुश करते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन होता है, हम लोग बॉडी जो है हमारा आगे मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा एग्जांपल है कि जैसे कि है ना जो प्लेन होता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, उड़ते समय वो भी क्या करता है ना पुश करता, पीछे फोर्स लगाता है, उस पर फोर्स लगता है, वो आगे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। एक गन का एग्जांपल आपको दे देते हैं। गन से जब हम लोग बुलेट को फायर करते हैं तो हम लोग ट्रिगर पे फोर्स लगाते हैं। ट्रिगर फोर्स लगाता है किस पे, बुलेट पे, है ना। तो बुलेट भी जो है वो गन पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। जिस वेलोसिटी से गन पीछे जाता है ना उसको रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं, RECOIL, रिक्वाइल वेलोसिटी। तो बस आपको ये याद रखना है कि एक दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, दोनों एक दूसरे का फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, अगर वो एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ था, एक ने फोर्स लगाया उसका रिएक्शन फोर्स होता है वो बराबर होता है। ये नहीं कि इसने फोर्स लगाया ए ने बी पर और बी ने अलग से कोई फोर्स लगा दिया ए पर, वो उसकी बात नहीं की जा रही है। एक्शन रिएक्शन, जैसे बहुत सारे लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर हम लोग सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दे, प्लेस कर दे, ठीक है, तो ये सरफेस पे, ये आपका ये सरफेस जो है इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाता है, ठीक है, और इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है। ये दोनों फोर्स बराबर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया, ये दोनों फोर्स अलग अलग एजेंट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। ये जो नॉर्मल फोर्स है इस सरफेस के द्वारा लगाया गया, mg फोर्स अर्थ लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। ये नॉर्मल फोर्स जो इस सरफेस पे लगा रहा है, इस बॉडी पे लगा रहा है ना ये सरफेस, तो ये बॉडी भी इस सरफेस पे नीचे फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दोनों बराबर होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो बस n इज इक्वल टू n डैश, अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग माइनस का साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक है ना, जो आग बुझाने वाला, ठीक है ना, दमकल जो आता है फायर स्टेशन से वाटर लेकर के, तो बड़े बड़े पाइप्स जो है उसमें यूज किए जाते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है ना। आग बुझाने के लिए पानी वाला आता है ना, ठीक है, तो उसको पकड़ना फायरमैन के लिए, आग बुझाने वाला जो लोग होता है ना उसको काफी टाइटली होल्ड करके रखता है, क्योंकि जब वाटर उससे बाहर निकलेगा,
है ना, तो वाटर बाहर निकलते समय वाटर पे फोर्स लग रहा है, प्रेशर है, तो वाटर भी जो है वो पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उस फायरमैन को, है ना, पाइप का होज जो आगे का हिस्सा होता है उसको काफी स्ट्रांगली जो है वो होल्ड करके रखना पड़ता है। समझ में आया? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, है ना, वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर भी फोर्स लगाएगा, पाइप पर कहां लगाएगा फोर्स? पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। वैसे ही एक हॉर्स कार्ट जो होता है, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी, ऑक्स कार्ट, है ना, उसमें घोड़ा कार्ट पे फोर्स लगाता है तो कार्ट भी घोड़ा पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो फिर दोनों को मूव नहीं करना चाहिए, एक ही जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, घोड़ा जो है वो गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ते चला जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है ना, क्योंकि घोड़े के पैर पे, हॉर्स के पैर पे और जो कार्ट का व्हील्स होता है, दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होता है। हॉर्स जो है वो अर्थ पर भी फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए अपने पैर से, वहां पर फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। और जो आपका कार्ट है उसका व्हील्स पे भी फ्रिक्शन होता है, दोनों का फ्रिक्शन अलग होता है, इस वजह से जो है दोनों आगे की तरफ मूव कर पाता है। आ रहा बात समझ में? तो एक्शन रिएक्शन जो है, आपको फोर्स को पहचानना है कि कौन सा फोर्स एक्शन फोर्स है, तो फिर उसका रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ रहा होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट किसी पर फोर्स लगाएगा तो उस ऑब्जेक्ट पर भी, है ना, फोर्स लगेगा उतना ही, केवल मैग्नीट्यूड क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम जो है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, है ना, कई सारे बॉडीज का कलेक्शन, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना हो रहा हो, वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अगर किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो, है ना, और उस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ही फोर्स लगाए, तो उनका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है। इनिशियल फोर्स लगाने के पहले का मोमेंटम और पूरा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन वो आपस में जब फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स लगाने के पहले का लीनियर मोमेंटम और फोर्स लगाने के बाद का लीनियर मोमेंटम, है ना, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट? in an isolated system total linear momentum remains conserved। कंजर्व्ड का मतलब हो गया अनचेंज्ड, मतलब किसी भी, है ना, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आपको आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैंने बताया, एक कोई भी सिस्टम जहां पे कई सारे बॉडीज है ना, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला ना हो, तब उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका मैथमेटिकल मैं फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, है ना। कंसीडर दैट, मान लो यहां पे लिखते हैं, let us consider that two bodies of masses m1 and m2 are moving towards each other with velocities u1 and u2। क्या लिखा है अभी मैंने? मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है सेम स्ट्रेट लाइन पे, एक u1 वेलोसिटी से और एक u2 वेलोसिटी से, ठीक है। बोथ कोलाइड, दोनों टकराता है, बोथ कोलाइड एंड velocity becomes v1 and v2। दोनों एक दूसरे से कोलाइड करता है,
यहां पे मान लो कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या किया, कोलाइड किया। अब कोलाइड के बाद जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है v1 एंड v2 वेलोसिटी से, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है। बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले का ये वेलोसिटी है। यहां पे दोनों कोलाइड किया, मान लो m2 ने इस पे F2 फोर्स लगाया और m1 ने इस पे F1 फोर्स लगाया। दोनों कोलाइड करेगा तो एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएगा ही। एंड कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। ऐसा मैंने यहां पे स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। अब इसी से हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पे हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ पहले अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड लॉ। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाओगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देख लीजिए m2 ने m1 पर फोर्स लगाया कितना, F2। यहां पे हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ m2 अपॉन m1, है ना। m2 का फोर्स m1 पे, तो m2 जो है वो m1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है। F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m1 के, है ना। यहां पे उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी, इसको m1 और इसको m2, है ना। तो देखिए फोर्स को भी मैं चेंज कर देता हूं, F1 और यहां पे F2, है ना। फोर्स ऑफ m2 अपॉन m1, m1 पे m2 कितना फोर्स लगा रहा, F2 फोर्स लगा रहा। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो m2 इस पे जो फोर्स लगाएगा m1 पे, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है ना, m1 u1 m1 v1, ठीक है। इसका मोमेंटम पहले इतना था m1 u1, बाद में मोमेंटम हो गया m1 v1, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, m1 का m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t। इसके द्वारा जो फोर्स इस पे लगाया जाएगा तो इसका मोमेंटम बदलेगा ना। मोमेंटम कितना बदलेगा, पहले इतना था मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, और बाद में इतना हो गया मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। फाइनल मोमेंटम m1 v1, इनिशियल मोमेंटम m1 u1। ये हो गया पहला फोर्स इसके द्वारा जो लगाया गया। अब देख लेते हैं फोर्स ऑफ t, टाइम जो है वो टाइम ऑफ इंपैक्ट है ना। याद रखना, दिस इज द टाइम ऑफ इंपैक्ट, है ना। फॉर बोथ इट इज वेरी स्मॉल एंड इक्वल। फोर्स ऑफ m1 अपॉन m2, m1 ने m2 पे कितना फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इसके मोमेंटम के चेंज के। इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। लिखेंगे यहां पर m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम ऑफ इंपैक्ट इज वेरी स्मॉल एंड हेंस बोथ आर इक्वल। नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का कहता है कि फोर्स बराबर होता है, ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। डायरेक्शन के लिए हमने कोई भी दोनों में से एक को निगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो F1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू F2 कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस साइन, ठीक है ना। m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t से t हो जाएगा ये कैंसिल। इसको आगे ये वाला इरेज करके और इसी तरफ जो है वो लिखते हैं। देखिए यहां से क्या आ जाएगा, देख सकते हो, यहां से इधर आ जाते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस m1 v1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m1 u1, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा देख लो,
इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा m1v1 प्लस क्या होगा m2u2 इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो, है ना, यहाँ पे u1 m1u1 और प्लस में ये क्या हो जाएगा m2u2, यही होता है। दिस इज यहाँ पे v2, सॉरी यहाँ पे v2 होगा, देख लो यहाँ पे ये आएगा ना इधर m1v1 और ये पहले से था m2v2 और ये इधर चला गया m2u2 और ये हो गया m1u1। तो ये हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, u इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गन है ना, जिसका मास 4.5 kg है, वो एक बुलेट को फायर कर रहा, जिसका मास 20 ग्राम है। बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है। कितना वेलोसिटी से गन बुलेट को फायर किया गया? 108 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, है ना। अगर ये एक गन है और इससे किसी बुलेट को फायर किया गया तो जितना वेलोसिटी, अगर बुलेट पे फोर्स लगा तो बुलेट भी फोर्स लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ से गन पे, गन पीछे जाएगा। जितना वेलोसिटी से गन पीछे जाएगा दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये निगेटिव में आएगा, सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले डेटा लिखा जाएगा। एक तरफ गन का सारा डेटा लिखेंगे, दूसरे तरफ बुलेट का डेटा लिखेंगे, ठीक है ना। m1 u1 v1 mass of gun, initial velocity of gun and final velocity of gun. Here m2 u2 and v2 mass of bullet, initial velocity of bullet and final velocity of bullet. गन का मास कितना? 4.5 kg है। बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम, दोनों का मास जो है वो यूनिट सेम रहना चाहिए, या तो दोनों केजी में या तो दोनों ग्राम में। इसी को केजी में बदल लेते हैं 1000 से डिवाइड दे करके, ये कितना आ जाएगा? 1/50 kg। इनिशियल वेलोसिटी, गन में बुलेट रुका हुआ रहता है, गन भी रुका हुआ होता है, ठीक है ना। तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी गन का फाइंड करना है, बुलेट का है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में पर सेकेंड में बदल लेते हैं। कितना बार में कैंसिल होगा? 6 टाइम्स में, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी फॉर्मूला डिराइव किया गया था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये 0, u1 0, तो ये पूरा 0, u2 भी 0 है तो ये भी पूरा 0, ठीक है ना। m1 कितना है? मास 4.5, v1 निकालना है, प्लस m2 कितना है? 1/50 इंटू v2 कितना है? 30। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको इधर कर दो या इसी को इधर कर दो। -4.5 v1 इज इक्वल टू 3/5। यहां से आ जाएगा 10, ये 2 बार में कैंसिल, ठीक है ना। और ये कितना बार में कैंसिल होगा? 15 टाइम्स में। तो v1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? v1 इज इक्वल टू 2/15 माइनस में मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। इतना वेलोसिटी से जो है वो गन पीछे की तरफ क्या होगा? मूव करेगा। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन ये बता रहा है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका गन मूव करेगा, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। सोल्ड एग्जांपल्स है, इन टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा दिया हुआ, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करके उसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।